Hello my dear student, myself GK Mishra and welcome back in विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। अभी हम लोग जैसे ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक हम लोग का चल रहा था। कल के क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि लिंग निर्धारण के बारे में। तो लिंग निर्धारण उसमें हम लोग जो पढ़े हुए थे उसमें XX और X0 टाइप का एक था जो किस में पाया जाता है, जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें पाया जाएगा, कीटों में पाया जाएगा। फिर हम आप लोग को बताए हुए थे XX और XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी XX और XY वाला लिंग निर्धारण। तो इस प्रकार की जो प्रणाली होता है वो किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, और ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी में पाया जाता है। ये पढ़े हुए थे हम लोग। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में आते हैं तो हम बताए हुए थे आपको ZZ और ZW टाइप का लिंग निर्धारण। तो ZZ और ZW टाइप का लिंग निर्धारण जो है पक्षियों में पाया जाता है, बर्ड्स में, और इंसेक्ट में यानी कि कीटों में पाया जाता है, और रेप्टाइल्स में, सरीसृप में पाया जाता है। ये बता दिया गया है पहले से। अब हम लोग उसमें एक एक करके तीनों के बारे में बता भी दिए थे। अब स्पेशली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण। चलिए, तो अब जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहले मनुष्य की अगर बात की जाए तो मनुष्य में X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है। XX और XY टाइप का लिंग निर्धारण होता है। सबसे पहले मनुष्य में होने वाले लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब हुआ कि मनुष्य का जो बच्चा होता है ना, वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। अब इसमें जैसे सबसे पहले मनुष्य में ये लड़का होगा या लड़की, उसका लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ह्यूमन में, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य में ह्यूमन है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम, 23 जोड़ा में क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको, 23 जोड़ा में क्रोमोसोम होता है। और टोटल 23 जोड़ा में 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, और प्लस एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये पिछले क्लास में आपको बताया गया था। अच्छा, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, और एक पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। यानी कि एक जोड़ा क्या होगा, 1 पेयर एलोसोम होगा, और 22 जोड़ा जो होगा ऑटोसोम होगा। और इस प्रकार से टोटल मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मनुष्य में पूछेगा तो 23 पेयर, और अगर गैमिट में पूछेगा, युग्मक में, स्पर्म में, चाहे ओवम में मनुष्य के, तो उसमें 23 बोलिएगा, 23। मनुष्य के अंडाणु में या फिर मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 23। और अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितना होगा, तो 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है जैसे कि अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल। अगर मादा में बात करें, फीमेल में, तो एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि XX पाया जाता है। फीमेल में ये आपको पता है, XX टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है फीमेल में। और मेल की अगर बात की जाए तो मेल में कौन क्या पाया जाता है, X और Y क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन मेल, यानी मेल में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये सब। चलिए, तो अब इसमें आप लोग इसका एरो दे देकर इस पूरे पॉइंट को लिखेंगे। इन तीनों पॉइंट को एरो दे देकर लिखना है, और हिंदी लिखिए इसका। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम
और एक जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आइए, अगला ये रो दीजिए। मादा में एक जोड़े एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा में। तो लिखेंगे मादा में एक जोड़े एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पॉइंट में आइए और इसमें लिखिए नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इतना पहले आपको जनरल बातें हैं जो पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन से प्रत्येक साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में, और नीट में भी अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, लिख लिए नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। जरा इसको समझेंगे, दिया हुआ है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम आपको बताए हुए थे। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, और उसके पहले किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्म के बनने के समय में मेल जो है ये 2 प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करता है। यानी स्पर्म अगर बन रहा है तो स्पर्म में 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, 2 तरह के युग्मक उसमें होते हैं। कौन कौन, तो 50% एक्स होता है और 50% वाई होता है, एंड 50% वाई क्रोमोजोम। यानी कि स्पर्म का निर्माण जितना भी होगा ना, स्पर्म में चूंकि दोनों क्रोमोजोम पाए जाते हैं ना, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों पाए जाएंगे। तो जब स्पर्म में एक्स और वाई दोनों पाए जाएंगे तो 50% एक्स होगा और 50% ही वाई होगा। यानी कि जितना एक्स की अनुपात होगा उतना ही वाई का अनुपात होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब हुआ शुक्राणु जनन के दौरान नर 2 प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करता है। शुक्राणु जनन के दौरान नर 2 प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिसमें 50% एक्स गुणसूत्र होता है और 50% वाई गुणसूत्र होता है। जिसमें 50% एक्स गुणसूत्र होता है और 50% वाई गुणसूत्र होता है। लेकिन अगर बात हम फीमेल का करें तो फीमेल क्या करती है, तो फीमेल प्रोड्यूस ओनली ओवम विथ एन एक्स क्रोमोजोम। फीमेल जो है ये केवल एक्स गुणसूत्र को ही केवल एक ही एक्स गुणसूत्र वाली अंडाणु का निर्माण करती है। मेल जो शुक्राणु का निर्माण करता है उसमें एक्स और वाई दोनों होता है, और 50% एक्स होता है तो 50% वाई होता है। लेकिन फीमेल में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। फीमेल में एक्स, ये अंडाणु का निर्माण जो होता है उसमें केवल एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। यानी कि मादा एक्स गुणसूत्र वाले के अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, मादा केवल एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु का निर्माण करती है। इसका हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, मादा एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु का निर्माण करती है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक पॉइंट है, जैसे यहाँ देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी of fertilization of ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोजोम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी अंडाणु का, जैसे अंडाणु एक ही बनता है हमेशा 28 डेज में, 28 दिन में, प्रत्येक 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रत्येक 14वें दिन मादा के अंडाशय में यानी कि फीमेल के ओवरी में एक एक अंडाणु का यानी कि एग का निर्माण होता है। अब इसमें से अगर एक अंडाणु का निर्माण हो रहा है तो ये एक अंडाणु का एक्स और वाई दोनों ना क्रोमोजोम होते हैं स्पर्म में, तो ये ओवम अंडाणु जितना संभावना होगा एक्स के साथ मिलने का उतना ही संभावना होता है वाई के साथ मिलने का। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि 2 बजे जो है वाई क्रोमोजोम ज्यादा एक्टिव होता है तो उस वक्त में ये क्या बोलते हैं पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। ऐसा गलत बात है। ठीक है, बहुत कुछ योग्य लोग, जड़ी बूटी वाले लोग, कुछ बाबा लोग ये बताते हैं कि 2 बजे के समय में जो है वाई क्रोमोजोम 2 बजे रात में, सुबह वाला समय में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और अगर वाई क्रोमोजोम ज्यादा एक्टिव होगा तो उस समय लड़का होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा गलत बात है।
ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू, इसलिए क्योंकि देखिए एक चीज आप खुद जानते हैं कि इस स्पर्म के अंदर यानी कि शुक्राणु में जितना क्रोमोजोम एक्स वाला होता है उतना ही क्रोमोजोम वाई वाला होता है। तो इसलिए कोई अगर अंडाणु को फर्टिलाइजेशन करना है तो जितना संभावना एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन करने का होगा उतना ही संभावना वाई के साथ भी फर्टिलाइजेशन करने का होगा। यानी कि देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। यानी कि इसका हिंदी लिख लीजिए, लिखिए किसी अंडाणु का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र के साथ, किसी अंडाणु का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र के साथ निषेचन की संभावना, निषेचन करने की संभावना बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, किसी एक्स गुणसूत्र का, किसी एक्स गुणसूत्र का सॉरी किसी अंडाणु का एक्स अथवा वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन करने की संभावना बिल्कुल समान होता है या बराबर होता है। ठीक है, इक्वल होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कभी एक्स क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव होगा कभी वाई क्रोमोसोम ज्यादा होगा, 10 बजे रात को लड़की होगी या 2 बजे रात को लड़का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए। और कुछ लोग ऐसा पढ़ा भी दिए हैं, कुछ बच्चा नोट्स में ला के दिखा भी रहा था कि सर कुछ लोग ऐसा पढ़ा दिए हैं। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि अगर हम बात करें मनुष्य के मेल में, तो मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होता है। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होता है, तो इसका संभावना ज्यादा है, ये लड़का होगा या लड़की होगी, इसका संभावना ज्यादा, किस ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा 100% किस पर निर्भर करता है, मेल पर निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है। अब जैसे कि एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद हम आपको इसको एक बार एक्सपेरिमेंटली समझाएंगे। द स्पर्म डिटरमाइंस वेदर द ऑफस्प्रिंग मेल और फीमेल, यानी कि एक ये संतान जो है ये नर होगा या मादा होगा, नर होगा या मादा होगी, कोई संतान कोई भी बच्चा जो हो रहा है ये नर होगा या मादा, ये किस पर निर्भर करता है, शुक्राणु पर, स्पर्म पर निर्भर करता है। और स्पर्म किस में पाया जाता है, मेल में, यानी अर्थात आप बोल सकते हैं कि ये मेल पर निर्भर करता है। यानी कि संतान नर या मादा हो ये शुक्राणु पर निर्भर करता है। ठीक है, संतान कोई भी संतान नर अथवा मादा हो ये शुक्राणु पर निर्भर करता है। फिर भी लोग जो हैं किसको ब्लेम करते हैं, फीमेल को ब्लेम करते हैं। ठीक है, कि कुलच्छनी ही जब से आई है तब से खाली लड़की हो रही है, और नहीं आई थी तो उसके पहले लड़का हो रहा था। अच्छा, अब एक तरफ में हम लोग देखिएगा, एक तरफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले फादर लिखते हैं और दूसरे तरफ में हम लोग क्या लिखेंगे, मदर लिखेंगे, माता जी। अच्छा, फादर में अगर पिताजी का हम बात करें, इन दोनों के बीच हम क्रॉस करके संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, तो फादर में एक्स और वाई दोनों ही प्रकार के क्रोमोजोम पाया जाता है, और मादा में केवल और केवल एक्स और एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। फीमेल में सिर्फ एक्स और एक्स पाया जाता है, लेकिन नर में अगर बात करें तो एक्स और वाई क्रोमोजोम, ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले वाला ये मैच कराने का भी आपको बता चुके हैं, पहले वाले को पहले वाले के साथ और फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ मैच कराते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरे वाले को पहले वाले के साथ और फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ मैच करा देंगे। अब उसके बाद ये ऊपर से x, आई साइड भी x, x और x, मतलब यहां से x आया और इस साइड से भी इसको x प्राप्त हुआ, तो x और x जो है x x बन गया, और x x का मतलब होता है कि ये लकड़ी बनेगी, लड़की, गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अच्छा सुनिएगा एक चीज, चूंकि आप देख रहे हैं कि मेल में एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोजोम है, लेकिन फीमेल में केवल एक्स एक्स क्रोमोजोम है, केवल एक्स क्रोमोजोम है, तो फीमेल किसी भी हालात में सिर्फ एक्स ही क्रोमोजोम दे सकती है। लेकिन ये निर्भर करता है मेल पर कि उसके शुक्राणु में 50% अगर एक्स है और 50% वाई है, तो अगर एक्स देगा तब लड़की हुई, और अगर ये वाई देगा तब क्या होगा जी, तब लड़का होगा। तो इसका मतलब कि लड़की होगी या लड़का होगा ये किस पर निर्भर करता है, मेल पर, फादर पर निर्भर करता है, न कि मदर पर निर्भर नहीं करता है। अब ऊपर से एक्स आया, इस साइड से भी एक्स आएगा, यहां देख रहे हैं जैसा कि एक्स
ऊपर से एक्स आया और इस साइड से एक्स और एक्स मिलकर फिर से गर्ल बनी। अच्छा, अब यहां आते हैं, ऊपर से क्या आएगा इसमें, यहां वाला में y, तो पहले x लिखेंगे और तब y, x और ऊपर से y आएगा। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, x पहले लिख दिया फिर y लिख दिया, तो इसका मतलब लकड़ा बनेगा बॉय। ठीक है, हाँ, और इस साइड में देखिए फिर से x और y, तो इसका मतलब भी बॉय हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें 50-50% का चांस है लड़का होगी या लड़की होगी, मतलब दोनों का संभावना है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं क्वाइटस अगर 2 बजे हुआ है यानी संभोग अगर 2 बजे हुआ है तो लड़का होगा, ऐसा कोई ये नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है आप लोग को उसके नीचे नोट कर लेना है, यानी ये समझ में आ गया होगा कि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम होते हैं लेकिन फीमेल में केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। तो इसलिए कोई भी लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रहा है मेल पर। अब मेल अगर अपना एक्स क्रोमोजोम दे रहा है तब लड़की होगी, और अगर मेल वाई क्रोमोजोम देगा तब लड़का होगा। ये निर्भर करेगा मेल पर यानी कि फादर पर। ठीक है, चलिए उतार लिए इसको। ओके, आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ, अब वो कहने का मतलब है कि अच्छा सर लड़का और लड़की दोनों बन जाता है लेकिन ये दोनों के बीच वाला कब बनता है, तो बीच वाला जब ट्विंस पढ़ाएंगे ना तब आप लोग को बताएंगे वो भी क्रोमोजोमल गड़बड़ी के कारण किस प्रकार बनता है, वो आगे हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, आगे ट्विंस के बारे में बताएंगे, जेनेटिक्स में ही हम लोग को ट्विंस पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बच्चा का मन में आ रहा है, क्या जी सांप कैसे बन जाता है, आजकल सांप बहुत बन रहा है। अच्छा, सब बाबा लोग का योगदान है। इधर देखिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि मधुमक्खी कितने तरह की होती है। तो पहले आप जान लीजिए मधुमक्खी के प्रकार के बारे में, टाइप के बारे में। मधुमक्खियां आपके पास में 3 है, आपके आसपास में 3 तरह की मधुमक्खियां होती है। हम लोग को तो सब बाहर से एक ही तरह का दिखता है। अब 3 तरह की मधुमक्खी, एगो मधुमक्खी होती है क्वीन, रानी मधुमक्खी। अच्छा, एक होता है जो ड्रोन हम लोग जिसको बोलते हैं। देखिए एक जो है यहाँ पे क्वीन हनी बी, रानी मधुमक्खी। और रानी मधुमक्खी जो होती है ये द्विगुणित होती है, मतलब ये डिप्लोइड होती है, और इसमें क्रोमोजोम, डिप्लोइड मतलब होता है द्विगुणित, और क्वीन मतलब तो आप लोग जानते ही होइएगा रानी, ना तो गुड इंग्लिश खरीद लीजिएगा। तो क्वीन में कितना क्रोमोजोम होगा, तो जो क्वीन होगी ना उसमें ये 32 गो क्रोमोजोम होता है, 32 गो क्रोमोजोम होगा। जो डिप्लोइड होगी ना उसमें 32 क्रोमोजोम होता है, 32 याद रखेंगे। अच्छा, एक ड्रोन होता है, DRON, ड्रोन। ये क्या होता है, ड्रोन जो है, अच्छा क्वीन से तो नाम लग ही रहा है, रानी मधुमक्खी यानी कि मेल है कि फीमेल होगी जी, फीमेल होगी। अच्छा, ड्रोन जो होता है ये जानते हैं ये मेल है, ये मेल मधुमक्खी होता है, और ये हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड होता है यानी कि ये एक गुणित होता है। अच्छा, द्विगुणित को 2n से डिनोट करते हैं, तो एक गुणित को कैसे डिनोट करेंगे, तो एक गुणित को हम लोग n से डिनोट करेंगे, यानी n होता है एक गुणित, हैप्लोइड। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक और क्रोमोजोम है, ये मेल है, मेल का सिंबल ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा तो मेल, यानी कि टिक जो निकला हुआ होता है ना टिक्की, तो ये मेल में होता है, तो ये हो गया ड्रोन मेल है। अच्छा, एक और फीमेल है जी, एक वर्कर हनी बी। वर्कर मतलब श्रमिक होता है या कार्यकर्ता, इसी को बोलते हैं क्या, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता मधुमक्खी। 3 प्रजातियों की मधुमक्खियों के बारे में हम आपको यहाँ बताएं, ध्यान से सुनिएगा। एक मधुमक्खी है जिसको हम क्वीन बोलते हैं, रानी मधुमक्खी, ये डिप्लोइड होती है यानी कि द्विगुणित होती है, इसका मतलब इसमें क्रोमोजोम का नंबर 32 होता है। और जो हैप्लोइड होगी, जो हैप्लोइड होगा उसमें क्रोमोजोम का नंबर, जब आप खुद देख रहे हैं कि 2n में 32 है तो n में उसका आधा हो जाएगा ना, इसका मतलब कि इसमें टोटल क्रोमोजोम कितना होता है जी, तो इसमें 16 गो क्रोमोजोम होता है, याद रखिएगा। यानी कि ड्रोन में 16 क्रोमोजोम होता है। और वर्कर, तीसरे नंबर में वर्कर यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी, तो इसमें भी 16 गो ही क्रोमोजोम होता है, इसमें भी
16 ही क्रोमोजोम होगा, यानी 16 गुणसूत्र की संख्या होगी। और ये भी क्या होंगे, सॉरी 16 नहीं, सॉरी गलती हो गई, वर्कर है ना, तो वर्कर में भी ये 32 क्रोमोजोम होगा। ठीक है, और ये भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। और डिप्लॉइड बोलने का मतलब क्या होता है, द्विगुणित, यानी 2n। उसमें भी वर्कर में भी, कार्यकर्ता में भी 32 क्रोमोजोम होते हैं। अब इसमें क्वीन रानी मधुमक्खी जो है, इसके पास में एक वरदान मिला हुआ है। रानी मधुमक्खी को एक वरदान मिला हुआ है। ठीक है, वरदान क्या मिला हुआ है कि तुम अकेले अपने संतान को उत्पन्न कर सकती हो। समझ रहे, तुम अकेले अपने संतान को उत्पन्न कर सकते हो। किसको वरदान मिला है, ये सिर्फ रानी मधुमक्खी को मिला। और ये बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अपने संतान को उत्पन्न कर सकती है। इसको मेल की आवश्यकता नहीं है। और ये जो अपने संतान को उत्पन्न करती है उसी का नाम है ड्रोन। ठीक है, यानी ड्रोन का निर्माण केवल और केवल तभी होगा जब ये निषेचन नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर ये फर्टिलाइजेशन कर लिए, यानी क्वीन किसी ड्रोन के साथ मिलकर, माने मेल का नाम होता है ड्रोन, और ड्रोन के साथ मिलकर अगर क्वीन फर्टिलाइजेशन अगर कर लेती है, तब जो बच्चा होगा वो या तो कार्यकर्ता मधुमक्खी, वर्कर हनी भी होगा, और नहीं तो क्वीन का ही निर्माण होगा। लेकिन मेल का निर्माण फर्टिलाइजेशन के दौरान नहीं हो सकता, ये बात को याद रखिएगा। रानी मधुमक्खी जब भी फर्टिलाइजेशन करेगी तो ये क्वीन नहीं बनेगा, सॉरी मेल नहीं बनेगा। तो मेल के निर्माण के लिए इसको बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के संतान को उत्पन्न करना होगा। अब बताइए, अगर ऐसे मेल के द्वारा, सॉरी फीमेल अकेले अपने संतान को अगर उत्पन्न करने की क्षमता अगर मनुष्य में होता तो सोचिए क्या होता। ठीक है, कोई मेल का जरूरत ही नहीं होता। लेकिन ये जो होता है, अच्छा एक चीज इसमें, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप लोग पढ़े हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बॉडी रहेगा हैप्लोइड, सॉरी बॉडी रहेगा जैसे डिप्लॉइड, और प्रोड्यूस करेंगे हैप्लोइड, उत्पन्न कर सकते हैं हैप्लोइड को भी या डिप्लॉइड को भी। तो जैसे कि देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ड्रोन हैप्लोइड है और डिप्लॉइड होती है रानी मधुमक्खी। ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, तो इनके क्रॉस से कार्यकर्ता मधुमक्खी जो द्विगुणित होती है, या क्वीन मधुमक्खी ये भी द्विगुणित होती है, इसका निर्माण होता है। या फिर ये अकेले सिंगल बिना फर्टिलाइजेशन के ये ड्रोन का निर्माण कर सकती है। अच्छा, जब भी आपको पढ़ाया गया बिना निषेचन के जब संतान उत्पन्न होता है मादा के द्वारा, तो इसको अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब समझ में आ गया, रानी मधुमक्खियां कितनी तरह की होती है, 3 प्रजाति है। कब मेल बनेगा कब फीमेल बनेगा, इसको याद रखिएगा। अब इसके लैंग्वेज को हम लोग लिखते हैं। चलिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण उनके क्रोमोजोम के सेट पर निर्भर करता है। उनमें क्रोमोजोम का सेट कैसा है, वो 16 क्रोमोजोम है कि 32 को क्रोमोजोम है, मैंने 16 पेयर 16 जोड़ा है या 32 है, इस पर निर्भर, सॉरी 16 जोड़ा है या 16 है, इस पर निर्भर करेगा, सेट पर निर्भर करता है। तो दिया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स एंड इंडिविजुअल रिसिप्ट्स, मतलब कि किसी इंडिविजुअल में, यानी किसी मधुमक्खी में, हेलो एक मिनट ध्यान से सुनेंगे, किसी मधुमक्खी में मौजूद जितने भी क्रोमोजोम हैं उन पर निर्भर करता है कि उनका लिंग निर्धारण कैसे होगा। अगर किसी मधुमक्खी में 32 को क्रोमोजोम है और वो अकेले अपने संतान को अगर उत्पन्न कर रही है, तो इसके कारण ड्रोन का निर्माण होगा, यानी कि वो 16 क्रोमोजोम वाले का निर्माण होगा। अगर मान लीजिए कि मधुमक्खी में कितना 32 क्रोमोजोम है और किसी 16 क्रोमोजोम वाले के साथ फ्यूजन करती है, यानी ड्रोन के साथ, मेल के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन अगर करती है, तो इसके कारण या तो कार्यकर्ता मधुमक्खी का निर्माण होगा, और नहीं तो जिसमें 32 क्रोमोजोम होता है, नहीं तो फिर से क्वीन बनेगी जिसमें 32 को क्रोमोजोम होता है। इसका मतलब मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, उनमें मौजूद क्रोमोजोम के सेट पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण होगा, अभी बताएं आपको। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो या तो रानी मधुमक्खी बनेगी, और नहीं तो वर्कर हनी बी, कार्यकर्ता मधुमक्खी बनेगी। बात समझ में आया, या तो रानी मधुमक्खी नहीं तो
कार्यकर्ता वर्कर हनी भी कार्यकर्ता मधुमक्खियां बनेगी। अच्छा वही बोला हुआ है फर्टिलाइज एग डेवलप, देखिए फर्टिलाइज एग डेवलप्स एज अ फीमेल यानी क्वीन और वर्कर, यानी निषेचित अंडाणु, मतलब जो अंडाणु निषेचित होगी यानी फीमेल मेल के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन अगर करेगी तो उस समय में किसका निर्माण होगा, तो फीमेल मधुमक्खी यानी कि मादा मधुमक्खी का निर्माण होगा। और मादा मधुमक्खी में कौन आएगा, क्वीन यानी कि रानी मधुमक्खी, और नहीं तो कार्यकर्ता यानी कि वर्कर हनी बी। बस समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, एन अनफर्टिलाइज एग, अगर ये बिना निषेचन के कर रहे हैं, बिना निषेचन किए अंडाणु क्या चीज में डेवलप होता है, तो वो ड्रोन में डेवलप होता है, ड्रोन में विकसित होता है। ड्रोन क्या है, मेल होता है, मेल मधुमक्खी को हम लोग बोलते हैं ड्रोन, ठीक है, जिसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है, 16 को क्रोमोजोम होता है और ये एक गुणित होते हैं यानी एन होते हैं हैप्लोइड। और इस प्रक्रिया को आप क्या बोलिएगा कि बिना निषेचन के मादा युग्मक के द्वारा या मादा के द्वारा जब नए संतान विकसित हो जाते हैं तो इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि अनिषेक जनन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहले हम लोग इसको एक एक करके लिख लिया जाए। चलिए इंग्लिश वाले लोग इसको उतार लेंगे और हिंदी वाले लोग मेरे साथ हिंदी लिखते चलिए। ये 3 पॉइंट को लिखिए, पहले हेडिंग डाल देंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, हेडिंग क्या डालना है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, लिखिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, हेडिंग डाल देना है। अब इसमें लिखिए, लिखेंगे एरो दीजिए और लिखिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उनमें मौजूद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उनमें मौजूद गुणसूत्र के सेट पर निर्भर करता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उनमें मौजूद गुणसूत्र के सेट पर निर्भर करता है। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उनमें मौजूद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उनमें मौजूद गुणसूत्र के सेट पर निर्भर करता है या गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जितना क्रोमोजोम है उस आधार पर वो संतान को उत्पन्न करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई मेल है तो ड्रोन 16 क्रोमोजोम वाला, तो हमेशा फीमेल को ही उत्पन्न कर सकता है उसको, इसलिए क्यों फीमेल को, सर ये तो मेल है तो फीमेल को उत्पन्न कैसे करेगा, क्योंकि इसका निर्माण किसी मेल से थोड़ी हुआ है, बेचारे के पापा थोड़ी ना है, इसके पापा नहीं होते हैं, इसके दादा हो सकते हैं, क्योंकि इसके पापा हो सकते हैं दादा या नाना, इसके पापा होते हैं ना तो दादा या नाना हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लेकिन इसके अपने खुद के पापा नहीं होता है, बेचारे के साथ इतना गलती हो गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निषेचित एक मिनट ऐसे लिखिएगा इसको, लिखिए निषेचित अंडाणु मादा मधुमक्खी में विकसित होते हैं। निषेचित अंडाणु मादा मधुमक्खी, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, रानी अथवा कार्यकर्ता, मादा मधुमक्खी और ब्रैकेट में लिखिए रानी अथवा कार्यकर्ता। 2 प्रकार की मादा मधुमक्खी होती है ना, हम बोले हैं निषेचित अंडाणु मादा मधुमक्खी, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी। अब ब्रैकेट में डालिए उसको, ब्रैकेट बंद करिए। अब उसके बाद लिखिए में विकसित होते हैं, ब्रैकेट के बाद लिख लेंगे में विकसित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी इसका मतलब हुआ निषेचित अंडाणु मादा मधुमक्खी में विकसित होते हैं, निषेचित अंडाणु मादा मधुमक्खी में विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एरो दीजिए और लिखिए अनिषेचित अंडाणु, माने जो अंडाणु निषेचन नहीं किया है, उसके बाद लिखिए अनिषेचित अंडाणु नर
मधुमक्खी। और निषेचित अंडाणु, और निषेचित अंडाणु मतलब हो गया जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनिषेचित अंडाणु नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, अनिषेचित अंडाणु नर मधुमक्खी, अब ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, ड्रोन, ड्रोन, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, लिखिए में विकसित होते हैं, में विकसित होते हैं। अनिषेचित अंडाणु नर मधुमक्खी में विकसित होते हैं। एक बच्चा बता रहा था कि कॉलेज गए हुए थे तो सर उसमें पढ़ाए हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव और दूसरा अजीव, ठीक है। तो फिर बच्चा सब कहा कि सर अजीव तो हम पहला बार नाम सुन रहे हैं, निर्जीव न पढ़े हैं। तो यही होता है, लिख लो, ठीक है, हो गया, लिख लिए। अच्छा, इस प्रक्रिया उसमें लिख लीजिए, इस लिखेंगे इसे, ऐसे लिखिए, इसे अनिषेक जनन कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में हम आपको बताए हैं जब अनिषेक जनन कहा जाता है, हिंदी में अनिषेक जनन, अनिषेक जनन कहा जाता है। यानी कि जब मादा युग्मक के द्वारा बिना निषेचन के नए संतान उत्पन्न हो तब उसको क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ओके। अच्छा अब सुनिएगा, एक पॉइंट है, देयर फॉर, चूंकि द फीमेल आर डिप्लॉइड, फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी कि उसमें कितना क्रोमोजोम होता है, 32 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। एंड मेल्स आर हैप्लॉइड, और मेल क्या होता है, तो एक गुणित होते हैं नर। तो अगर मादा मान लीजिए कि द्विगुणित और नर जो होगा ये एक गुणित यानी कि 16 क्रोमोजोम वाला अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, और इसी को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइड लिंग निर्धारण तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसे एक गुणित द्विगुणित, एक गुणित द्विगुणित यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लिंग निर्धारण तंत्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, सुनिएगा बुआ एक बार ध्यान से सुनिए, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार में क्वीन मधुमक्खी, हेलो बोर्ड पे देखिएगा, एक बार में क्वीन मधुमक्खी ड्रोन के साथ में, ड्रोन के साथ में मिलती है। क्वीन मधुमक्खी जो है ये फीमेल है, ये फीमेल का सिंबल है, और ये ड्रोन मधुमक्खी जो है ये मेल का सिंबल है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है, तो ये इसके कारण वर्कर, वर्कर या क्वीन का निर्माण होता है, वर्कर या क्वीन का निर्माण होता है, यानी कि रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। आया समझ में, वर्कर या क्वीन का निर्माण करता है। चलिए तो इसको जरा एक बार आप लोग, और इसलिए इसको आप बोलिएगा हैप्लोइड, हैप्लोइड डिप्लॉइड लिंग निर्धारण, बस समझ में आया। तो लिखिए, चूंकि चूंकि मादा द्विगुणित होती है, चूंकि मादा द्विगुणित होती है, चूंकि मादा द्विगुणित होती है और नर एक गुणित होते हैं। द्विगुणित तो समझ में आ जाएगा कि इसमें 32 क्रोमोजोम होगा, ठीक है। चूंकि मादा द्विगुणित होती है और नर एक गुणित होते हैं, क्योंकि मादा द्विगुणित होती है और नर एक गुणित होते हैं, हो गया। इसे इसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिखिए ना, बता रहे हैं, इसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड, अब ब्रैकेट में कर दीजिएगा एक गुणित द्विगुणित,
एक गुणित द्विगुणित, एक गुणित द्विगुणित, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, लिंग निर्धारण तंत्र कहा जाता है, लिंग निर्धारण तंत्र कहा जाता है। यानी इसे एक गुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण यानी हैप्लोइड डिप्लोइड, हैप्लोइड और डिप्लोइड नहीं करना है, हैप्लोइड डिप्लोइड ऐसे लिखना है एक साथ, एक गुणित द्विगुणित। यानी कि आप इसको लिखेंगे इस प्रकार, एक गुणित द्विगुणित, ठीक है, लिंग निर्धारण तंत्र कहा जाता है, एक गुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण तंत्र कहा जाता है, यानी कि हैप्लोइड डिप्लोइड लिंग निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नीचे में इस पॉइंट को उतार लेंगे, चाहे एक मिनट रुक जाइए, उसके जस्ट नीचे में एक पॉइंट को उतारिए, इसमें क्वीन, क्वीन मधुमक्खी में कितना क्रोमोजोम होता है, 32 क्रोमोजोम होता है, यानी कि ये 2n होती है। और इस तरह से सिंबल से पता चल रहा है कि ये फीमेल है। अच्छा, जब इसका क्रॉस मेल के साथ यानी कि ड्रोन के साथ होता है, तो इसमें ड्रोन में 16 को क्रोमोजोम होता है और ये नर होता है, मेल होता है। ठीक है, और जब क्वीन मधुमक्खी यानी कि रानी मधुमक्खी और ड्रोन जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो याद रखेंगे निषेचन के पश्चात, इनके निषेचन के पश्चात केवल और केवल फीमेल का निर्माण होता है, मेल का निर्माण नहीं होता है। तो इससे क्या बनेगी, तो इससे फिर से या तो क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी, क्वीन और कॉमा देकर लिखिए, यानी कि क्वीन और वर्कर दोनों का निर्माण होता है। यानी कि इसके द्वारा रानी मधुमक्खी और कार्यकर्ता मधुमक्खी दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, कब, तो निषेचन के पश्चात, जब ये लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यानी कि ये हो गया डिप्लोइड और ये हो गया हैप्लोइड। तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोलिएगा, इस पूरे तंत्र को, तो हैप्लोइड डिप्लोइड लिंग निर्धारण, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, पूरे ये एक सिस्टम हो गया, यानी कि एक तंत्र हो गया। और इस पूरे, हाँ, इस पूरे तंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, और इस पूरे सिस्टम को, सिस्टम वर्ड बड़ी प्रचलित है अभी ना। अच्छा अच्छा, तो इस पूरे तंत्र को सिस्टम नहीं बोलेंगे, अब तंत्र बोलेंगे। इस पूरे तंत्र को क्या कहेंगे, यानी कि हैप्लोइड, हैप्लोइड डिप्लोइड, हैप्लोइड डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, यानी कि एक गुणित और द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण का तंत्र हो गया ये। ठीक है, यानी कि इसमें हैप्लोइड भी है और इसमें डिप्लोइड भी है। तो हैप्लोइड कौन है जी, बोलिए तो। हैप्लोइड सर ड्रोन है और डिप्लोइड इसमें क्वीन है। इसको फटाफट उतार लीजिए। अच्छा, 12 के जितने भी बैच हैं, आप लोग का टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे कि 9 से 10 और 10 से 11, क्योंकि 9 से 10 के बाद वाला 9 बजे के बाद वाला बैच कोई नहीं चल पा रहा है। तो 9 से 10 और 10 से 11, सॉरी 10 से 11, ये दो बैच को प्रॉब्लम हो रहा है। इन दोनों बैच के लिए हम जैसे टाइम बनाए हैं सुबह में 5 से 6 AM में, जिन बच्चों को भी समय इसमें होगा आप आ सकते हैं, अगर पॉसिबल है आप आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप 7 से 8 में आ जाइए, 7 से 8 AM में, या फिर आप इसके अलावा शाम को 6 से 7 PM में भी बैच चल रहा है। तो 6 से 7 PM में गर्ल्स अब भी आती है, कोई दिक्कत नहीं होगा खास अभी। ठीक है, तत्काल आप अगर दिक्कत हो रही है सुबह 5 बजे आने में तो आप इस टाइम में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 बजे हम समझ सकते हैं कुछ बच्चों के साथ जगने में भी दिक्कत है, खुद कभी कभी हमारे ही साथ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अलार्म पता ना कब बजता है मालूम ही नहीं चलता है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क हम लोग को रहता है कि मालूम नहीं चलता है सुबह का कब 5 से बाहर निकल गए। ठीक है, तो नींद खुलता है कभी 5:30 में, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है।
लेकिन अब धीरे धीरे आदत में सुधार किया जाएगा। अगर 5 बजे चलाना मजबूरी बन जाएगा तो चलाना पड़ेगा। तो इसलिए 5 से 6 तत्काल है, 7 से 8 है और 6 से 7 है शाम को, PM है शाम। तो इसमें जो है आप लोग एक बार टाइम को सेट करेंगे। ठीक है, अब आइए इधर बैग को नहीं सही करिए, अभी रुक जाइए। इसको उतार लिए है ना, चलिए। अब देखिए बाबू, अब थोड़ा सा एक मिनट हल्का, ये एक टॉपिक इसका बचा हुआ है। बोला गया है, देखिए अब सिस्टम की बात हो रही है, तो इन दिस सिस्टम यानी कि ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम है। तो इन दिस सिस्टम यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम में मेल क्या चीज को प्रोड्यूस करता है? तो मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स। इसके पास पिता नहीं होते इसलिए इसका भी बेटा नहीं हो सकता। अरे जरा ध्यान से सुनिएगा, लो ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है समझिएगा। बोला गया है कि इस तंत्र में यानी कि जहां हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन जहां है, यानी कि ये गुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण जहां भी है, हैप्लोडिप्लॉइड यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक उसी को कहते हैं, इसका मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जहां भी है इसमें मेल क्या चीज को, मेल अपने स्पर्म को प्रोड्यूस करता है माइटोसिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेल क्या है, यहाँ एक गुणित है, हैप्लॉइड है। और आपको एक बात बताया गया है, ये बात आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई अगर डिप्लॉइड है, सुनिए, अगर कोई डिप्लॉइड है यानी कि 2n है, इसको अपने अगर गैमिट का निर्माण करना है यानी कि युग्मक का निर्माण करना, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोई द्विगुणित है, द्विगुणित यानी कि 2n है, और आप जानते हैं उसको गैमिट अगर बनाना होगा तो गैमिट हमेशा और हमेशा n होता है। n मतलब हो गया क्या है, हैप्लॉइड। n का मतलब हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड का मतलब एक गुणित होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर अपने गैमिट का निर्माण करना चाहता है और वो खुद ऑलरेडी क्या है, 2n है, तो 2n से n बनाने के लिए आपको मियोसिस कराना होगा, MIOSIS, मियोसिस, या इसी को मियोटिक भी कहा जाता है, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन कराना होगा। यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन करना होगा। अर्धसूत्री नाम से ही लग रहा है, अर्ध माने आधा, तो जहां जहां क्रोमोसोम आधा करना है वहां पे क्या करते हैं, मियोसिस कराएंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। तो याद रखिएगा, अगर जैसे हम लोग 2n है कि n है, हम लोग 2n है, तो जो 2n वाले होते हैं वो अपने संतान को निर्माण कैसे करते हैं, तो 2n वाले अपने संतान का निर्माण मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन से करते हैं। और जो n वाले होते हैं, मैंने मान लीजिए आपको 2n, आप खुद ऑलरेडी 2n है, ये बात आप जानते हैं कि जो गैमिट बनता है ना, युग्मक, ये युग्मक हमेशा और हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है यानी कि n होता है। तो आपको 2n से अगर n बनाना है तो उसके लिए आपको मियोसिस कराना होगा। तो याद रखिएगा, डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी यानी कि जो डिप्लॉइड होते हैं वे अपने युग्मक का निर्माण यानी कि गैमिट का निर्माण कैसे करेंगे, तो मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ड्रोन मधुमक्खी के बारे में थोड़ा उस पर दया आ रहा है कि बेचारा ये जो ड्रोन है 16 गो क्रोमोजोमे होता है इसमें, इसका मतलब कि आप कुल मिला के इसको बोल सकते हैं कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यानी आप ऐसा भी बात कह सकते हैं कि सर जो हैप्लॉइड होते हैं यानी कि जो एक गुणित होते हैं, ये भी तो अपने गैमिट का निर्माण करते हैं, करेंगे कि नहीं, यानी ये भी तो युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये जो युग्मक भी n होता है। तो बाबू आपको डिवीजन भी कराना है जिसमें क्रोमोसोम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी n है तो नीचे भी n लाना है। आप जानते हैं कि गैमिट हमेशा, युग्मक हमेशा एक गुणित होते हैं यानी कि n होते हैं। तो अगर यहाँ भी n है और यहाँ भी n था, दोनों में चाहे एक गुणित हो या द्विगुणित हो, किसी में भी गैमिट क्या होगा, गैमिट हमेशा हैप्लॉइड यानी n होता है, एक गुणित होता है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, तो सर यहाँ पे माइटोसिस करा देंगे। माइटोसिस, या इसी का दूसरा नाम क्या है जी, इसी को हम लोग माइटोटिक भी कहते हैं, इसी को माइटोटिक भी कहा जाता है। और माइटोटिक का हिंदी क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन।
तो इसका मतलब समसूत्री विभाजन वहां कराएंगे जहां क्रोमोजोम बिल्कुल इक्वल हो, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा हो। तो इसका मतलब कि एक गुणित जनक का जो शरीर होता है, ये क्या चीज का निर्माण, ये गैमेट का निर्माण कैसे करते हैं? माइटोसिस के द्वारा। और द्विगुणित शरीर जो है यानी डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी जो है, ये अपने गैमेट का निर्माण कैसे करते हैं? मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अच्छा, कोई बताएंगे हमको कि सर एक गुणित जनक का शरीर कौन कौन सा है? हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी, ये बताया गया है आपको, हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी। यानी कि इसमें जनक का शरीर क्या होता है जी? इसमें जनक का शरीर एन होता है। कौन कौन होगा इसमें? फंजाई यानी कि कवक। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मोनेरा। मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, जीवाणु। ये फंजाई यानी कि कवक, कवक हो जाएगा। मोनेरा हो जाएगा। अलगी हो जाएगा, ALGAE, अलगी यानी कि शैवाल। और कौन होगा? और उसके अलावा ब्रायोफाइटस भी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस भी हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? ब्रायोफाइटस। तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस भी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसके साथ एक और भी तो अभी आप पढ़ लिए सर, ड्रोन भी तो होता है। ड्रोन यानी ड्रोन मधुमक्खी जो है, ये भी क्या होता है जी? ये भी हैप्लोइड पैरेंटल बॉडी। इनका बॉडी जनक ही क्या हो गया? इनका पूरा बॉडी ही हैप्लोइड होगा, एक गुणित होगा। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, एक मिनट। अब इसको इसको जरा हिंदी पहले इसका लिख लीजिए, इसका हिंदी लिखिए। इस तंत्र में, इस तंत्र में नर अपने शुक्राणु का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा करते हैं। इस तंत्र में नर, इस तंत्र में नर अपने शुक्राणु का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा करते हैं। और इनके पास दे डू नॉट हैव फादर, और इनके पास पिता नहीं होते हैं, और इनके पास पिता नहीं होते। ठीक है, इस तंत्र में नर शुक्राणु का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा करते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा करते हैं। और इनके पास, और इनके पास पिता नहीं होते, इसलिए इनका बेटा भी नहीं होता है। अगर इनके पास पिता नहीं होगा तो इनका बेटा भी नहीं हो सकता। बेटा होगा क्या? अभी ने बताया, ड्रोन क्वीन के साथ मिलकर बेटा का निर्माण करेगा? नहीं करेगा, केवल लड़की यानी कि फीमेल का ही निर्माण कर रहा था, यानी मादा मधुमक्खी का। ठीक है, लेकिन लेकिन इनके पास दादा या नाना और पोता या पोता या नाती होता है। ठीक है, लेकिन इसके इनके पास दादा और दादा या दादी और पोता या नाती होता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसको लिख लिए। जैसे इसका हिंदी क्या लिखना था? इस तंत्र में नर नर समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं। इनके पिता नहीं होते और इसलिए इनके बेटा भी नहीं होते हैं। और इनके, लेकिन इनके दादा होते हैं या नाना होते हैं, और और इनके
पोता या नाती होते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट को जरा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो अभी लिखवाया गया है इसको ऐसे पहले उतार लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे। और ये हैप्लोइड, अरे चलिए इसको उतार लीजिएगा। हैप्लोइड पैरेंटल बॉडी कौन कौन होता है। ओके, चलिए थैंक यू।